गुड मॉर्निंग जी, स्वागत है सबका। जल्दी से जल्दी जुड़िए, सुबह की तमाम बड़ी घटनाओं की चर्चा करेंगे। आज कहाँ क्या रहने वाला है। बेसिकली अब हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से सियासत ही हावी है। संजीव के शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लतीफ धर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इससे पहले कि आप अपने कार्यस्थल पर जाएं, अपने काम में लगे, हम आपको एक छोटा सा कैप्सूल देना चाहते हैं। डेली हमारी कोशिश होती है ताकि आपको ध्यान में रहे कि आज दिन में क्या क्या बड़ी घटना है। संदीप सकलानी बबलू जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइनिंग के लिए। काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी ये खबर पहुंच जाए। 8:55 हमारा समय है सुबह और शाम का। अरविंद अग्रवाल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। राजेश जी नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आशा शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। नीतू कटोच जी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? रविराज कौंडल जी नमस्ते। सपना शर्मा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। त्रिलोक सिंह राणा जी, जय हिंद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। बाली नंबरदार जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अजय भारवे, नमस्कार। रविराज कौंडल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रवि कुमार जी, आपका भी स्वागत है। रविराज कौंडल, रवि कुमार, इकट्ठे इकट्ठे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। तो सुबह की केवल कृष्ण जी भी जुड़ गए हैं, उपदेश कपूर भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी सब लोगों का इस जुड़ाव के लिए। तो सुबह का जो बुलेटिन है हमारा, उसकी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आज प्रियंका गांधी नगरोटा बगवा में रैली करेंगी। ये उनकी दूसरी चुनावी रैली होगी। मंडी में उन्होंने रैली करी थी और उस रैली को आपने देखा भी था। अब वो इम्प्रेसिव थी, मैसिव थी, हम आपको छोड़ देते हैं, लेकिन आज नगरोटा बगवा में उनकी रैली है। और नगरोटा बगवा में इस बार कांग्रेस के नए बाबा साहब चुनाव मैदान में हैं। जिस बाली के देहांत के बाद उनके बेटे आर.एस. बाली वहां से मैदान में हैं और जो नए चेहरे कांग्रेस में आए हैं उनमें वो एक प्रमुख चेहरा हैं। तो आज देखना होगा कि ये टीम प्रियंका के जो नेता हैं वो उनकी रैली में कितनी भीड़ जुटा पाते हैं, कितनी नहीं, क्योंकि काफ़ी नज़रें उन पर भी हैं। वो पिताजी की विरासत को संभालने के लिए लगातार अपना उद्यम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उधर आज योगी गडकरी की भी रैलियां हैं। योगी की 3 रैलियां हैं आज, ज्वाली में, उसके बाद ज्वालाजी में और उसके बाद जो है बाद में घुमारवी में। इसी तरह से जो है नितिन गडकरी भी आज कांगड़ा में होंगे और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज हमीरपुर में होंगे 11 बजे के आसपास बड़सर, माफ कीजिए, नदौन विधानसभा में, और उसके बाद उनका बड़सर विधानसभा क्षेत्र है और शाम को वो भी कांगड़ा पहुंच जाएंगे। यानी कांगड़ा पे बीजेपी का कंसंट्रेशन अब बढ़ रहा है। लेकिन क्या यह समसामयिक है? क्या समय से कांगड़ा की सुध लेने की बात बीजेपी को आई है या नहीं आई है, वक्त बताएगा। लेकिन जाहिर है कि कांगड़ा इंपॉर्टेंट है और यही वजह है कि योगी दौरा कर रहे हैं। अभी अमित शाह 6 तारीख को फिर से आएंगे और फिर से उनकी कांगड़ा में जो है वो जनसभा होगी। ये नक्की खड्ड में होगी, जसवा परागपुर में 6 नवंबर को। नगरोटा बगवा में भी आएंगे वो, और फिर परागपुर में, और फिर ऊना जाएंगे। तो कांगड़ा पे अब जाके कंसंट्रेशन हुआ है। मंडी पे कंसंट्रेशन ऑलरेडी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वर्चुअल रैली वहां संबोधित कर सके हैं सितंबर की 24 को, और उसके बाद अभी 5 तारीख को सुंदरनगर में आएंगे। साथ ही साथ उस दिन वो सोलन में भी आएंगे। तो एक तरह से बीजेपी जो है सब जगह माहौल इस तरह से बनाई हुई है कि उसके तमाम बड़े स्टार प्रचारक हैं। कांग्रेस का मामला जो है ले दे के अभी देखा जाए तो सचिन पायलट और प्रियंका गांधी के आसपास ही। आनंद शर्मा ने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उससे पहले जो उन्होंने सोलन में कहा वो भी आपने सुना। तो अब कांग्रेस के पास ज़्यादा स्टार प्रचारक नहीं है, लेकिन कांग्रेस के अपने जो लोकल स्टार प्रचारक हैं, चाहे मुकेश अग्निहोत्री हैं, चाहे प्रतिभा सिंह है, चाहे सुखविंदर सुक्खू है, चाहे विक्रमादित्य सिंह है, यहाँ तक कि पवन काजल भी स्टार प्रचारक हैं, हर्ष महाजन भी स्टार प्रचारक हैं। ये अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं। कई बार दिलचस्प चीज़ें भी हो जाती है। हर्ष महाजन अभी, माफ कीजिएगा, हर्ष महाजन जो है बीजेपी में स्टार प्रचारक हैं। तो वो एक तरह से मैंने कांग्रेस का स्टार प्रचारक उनको ठीक ही कहा, क्योंकि वो मंच से कांग्रेस के लिए ही वोट मांगते हुए नजर आए, तो उनका वीडियो आ गया था। तो ये जब लास्ट मोमेंट पे इधर उधर जंप करते हैं ना, तो फिर इस तरह से ही चीजें जंप होती, जैसे अभी हुई कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक है कि बीजेपी के हैं। तो कंफ्यूजन जो है लगातार क्रिएट रहता है। लेकिन कुछ चीज़ों का कंफ्यूजन क्लियर हो गया है कि हिमाचल प्रदेश में कितने लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें से कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, किसके पास कितना पैसा है, किसके खिलाफ कितने केस हैं, और किसकी कितनी आय बढ़ी है, किसकी कितनी आय कम हुई है। ये तमाम चीज़ें आ गई हैं। सबसे अमीर प्रत्याशी कौन है, सबसे गरीब कौन है, ये भी है। कुल मिला के 23% उम्मीदवारों पर
जो है ये अगर इनके सभी 412 जो लड़ रहे हैं चुनाव, उनके रिपोर्ट जो उन्होंने एफिडेविट्स फाइल किए हैं उनके उसमें उसके मुताबिक 94 आउट ऑफ 412 में से 94 यानी कि 23% उम्मीदवार जो हैं उनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, और उन्होंने ये बताया है कि हमारे ऊपर आपराधिक मामले हैं। और ये अगर पिछले चुनाव की बात करें 2017 के सिक्के के अनुसार, तो वहाँ 338 लोगों ने चुनाव लड़ा था, उसमें से 61 के ऊपर जो है इस तरह के संगीन आपराधिक मामले थे जिनको डिक्लेयर करना जरूरी रहता है। तो ये डिक्लेरेशन के लिहाज से जो है देखा जाए तो कांग्रेस के 36 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं। इनमें से कुछ के ऊपर महिलाओं से छेड़छाड़ के, कुछ के ऊपर हत्या के प्रयास के मामले भी दर्ज हैं, और इसी तरह के कुछ मामले जो हैं बीजेपी वालों पर भी हैं। संख्या कम है, बीजेपी के 12, आम आदमी पार्टी के 12, दोनों पार्टियों के 12 आपराधिक छवि वाले आप कह सकते हैं आरोपित हैं। अपराधी तो नहीं कह सकते क्योंकि मामले लंबित हैं सबके खिलाफ, लेकिन कोर्ट में इनके खिलाफ मामले चल रहे हैं, और कोर्ट का फैसला आता है तो बात की बात है क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन इनके ये दागदार हैं इनके दामन, और वो दाग अच्छे हैं या नहीं हैं, बुरे हैं, ये तो जब इलेक्शन माफ कीजिएगा ये जो इन मामलों का निपटारा होगा अदालतों में तो भी पता चलेगा। लेकिन ये कुल मिला के इस बार 94 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर गंभीर मामले दर्ज हैं। रही बात करोड़पतियों की, तो 55% उम्मीदवार जो हैं वो करोड़पति हैं। 412 में से 226 करोड़पति हैं, और करोड़पति भी महाराज आधे पौने करोड़ के नहीं हैं करोड़पति भी ठीक ठाक हैं। और पिछले चुनाव में जो है 158 करोड़पति थे, तो वो 47% थे, तो 8% का इजाफा इसमें भी हुआ है। सबसे ज़्यादा संपत्ति वाले जो है 128 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ टॉप पर चौपाल के विधायक सिटिंग एमएलए हैं बलवीर वर्मा हैं, उनके पास सबसे अधिक संपत्ति है। और सरकाघाट से राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी आरडीपी के उम्मीदवार कैलाश चंद सबसे गरीब हैं, उनके पास सिर्फ 3000 रुपये हैं और बाकी कोई संपत्ति नहीं है, सिर्फ 3000 रुपये हैं उनके पास। दूसरे नंबर पर 101 करोड़ से अधिक संपत्ति के साथ विक्रमादित्य हैं। तीसरे नंबर पर 92 करोड़ के साथ रघुवीर सिंह बाली है, जिनके यहाँ आज प्रियंका गांधी की रैली है। उसके बाद निर्दलीय उम्मीदवारों में आशीष के पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन उधर गरीबी उम्मीदवारों में दूसरे नंबर पर 5500 रुपये, 3000 तो है कैलाश चंद के जो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी से उम्मीदवार हैं सरकाघाट से, और 5500 रुपये के साथ जो है भटियात विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही अमृता चौधरी हैं, हिंदू समाज पार्टी के बैनर पर लड़ रही हैं। इनके पास ये तीसरे नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर जो है अमृता चौधरी, तो तीसरे नंबर पर जो है 7440 रुपये की संपत्ति के साथ हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार आशीष कुमार हैं, ये तीसरे नंबर पे हैं। तो ये 3 अमीर और 3 गरीब हमने आपको बताए। सबसे ज़्यादा पैसे अगर किसी के बढ़े हैं पिछले एमएलएज में तो वो सुजानपुर के एमएलए राजेंद्र सिंह राणा है। उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने अपने परिवार की आय 9 करोड़ से अधिक तथा अपनी 23 लाख से अधिक आय घोषित करी है। दूसरे नंबर पर जसवा परागपुर से निर्दलीय संजय पराशर ने, तथा तीसरे नंबर पर गगरेट से भाजपा प्रत्याशी राजेश ठाकुर के जो एफिडेविट्स हैं वो भी बता रहे हैं उनकी आय बढ़ी है। 8 ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिन्होंने अपना पैन विवरण घोषित ही नहीं किया है। अब ये तो थी किसके पास कितने पैसे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो खूब कर्जे में डूबे हुए हैं। इसमें नालागढ़ से आम आदमी पार्टी के धर्मपाल के ऊपर सबसे अधिक देनदारी है। 12 करोड़ 54,27,804 रुपये का उन्होंने कर्जा चुकाना है। चिंतपूर्णी से कांग्रेस के उम्मीदवार सुदर्शन बबलू पर भी 10 करोड़ 35,96,766 रुपये का कर्जा है। घुमारवीं से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राकेश चोपड़ा पर भी 8 करोड़ 76,01,241 रुपये का कर्जा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंगाल हैं। कर्जा हो सकता है किसी बड़े प्रोजेक्टों के लिए इन्होंने लिया हो, क्योंकि ये तमाम आदमी जो हैं ये प्रोजेक्टों वाले हैं। धर्मपाल जी को मैं नहीं जानता, बाकियों को तो मैं जानता हूँ कि इनके अपने अपने अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, तो हो सकता है उनके लिए इन्होंने लोन लिया हो तो वो शो करना पड़ता है। और अब बात करते हैं शिक्षा की। राज्य में 2 उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता साक्षर तथा 2 ने शैक्षिक योग्यता असाक्षर, यानी दो जो है बिल्कुल अनपढ़ हैं। जिन उम्मीदवारों ने अपने आप को अनपढ़ घोषित किया है उनमें सराय से बीएसपी की प्रत्याशी इंदिरा देवी तथा जोगिंद्र नगर से निर्दलीय बाबा लाल गिरी हैं। और जिन 2 उम्मीदवारों ने अपने आप को सिर्फ साक्षर घोषित किया है उनमें कसौली से बीएसपी के प्रत्याशी रामरतन तथा बंजार से हिमाचल जन क्रांति पार्टी के चेतराम शामिल हैं। इसके अलावा 154 उम्मीदवार
जो 37% बनता है, 5वीं से 12वीं के बीच में पढ़े हुए हैं 246 उम्मीदवार, यानी 60% स्नातक हैं या इससे अधिक हैं, और 8% जो है वो डिप्लोमा, 8 उम्मीदवार जो टोटल 2% बनता है डिप्लोमा धारक हैं। 22% उम्मीदवारों की आयु 25 से 40 साल के बीच है। 58% की आयु 41 से 60 साल के बीच है। 19% की आयु 61 से 80 साल के बीच है, तथा एक उम्मीदवार 82 साल के हैं, ये धनीराम शांडिल हैं। और सबसे कम उम्र के जो हैं वो 28 साल के, बिल्कुल 82 का उल्टा 28 साल के चैतन्य शर्मा, दोनों ही कांग्रेस से हैं। चैतन्य गगरेट से लड़ रहे हैं और सोलन से कर्नल धनीराम शांडिल लड़ रहे हैं। और पढ़ाई लिखाई की बात करी जाए तो वो डॉक्टर भी हैं कर्नल के साथ साथ। डॉक्टर रामलाल मार्कंडे भी PhD वाले डॉक्टर हैं, और डॉक्टर हंसराज भी चुनाव वाले, वो भी PhD वाले डॉक्टर हैं। डॉक्टर जनकराज MBBS वाले डॉक्टर हैं। डॉक्टर राजेश भी चिकित्सा वाले डॉक्टर हैं। तो इस तरह से डॉक्टर भी हैं, अनपढ़ भी हैं, एक अच्छा खासा पैक है। चुनना आपने है। चुनावी मैदान में 6% महिलाएं हैं सिर्फ, बात हम 33 की करते हैं, लेकिन चुनाव लड़ रही हैं सिर्फ 24, 412 में से सिर्फ 24 लड़ रही हैं, ये 6% है टोटल। ये पूरा मामला जो है ये आज का लेखा जोखा था। और बाकी खबरों की अगर बात करें तो बीजेपी ने अंततोगत्वा बिलासपुर से अब सुभाष शर्मा को भी पार्टी से बाहर निकाल दिया है, और पिछले कल रूप सिंह ठाकुर को भी निकाला गया था सुंदरनगर से, और अब इनको जो है ये प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य सुभाष शर्मा, इनको भी प्राथमिक सदस्यता से तुरंत प्रभाव से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया। ये बिलासपुर में अधिकृत प्रत्याशी त्रिलोक जम्वाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में हैं, और लोगों के सहयोग से मैदान में, लोगों ने इनको लाखों रुपए फेसबुक पर अपना अकाउंट शेयर करते ही डाल दिए थे, और अब ये आगे बढ़ रहे हैं। डीजीपी को हटाने की मांग हुई है। कांग्रेस ने कहा है कि डीजीपी चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं और उनका पॉलिटिकल अलाइनमेंट बीजेपी के साथ है, लिहाजा उनको हटाया जाए। अब देखना है कि चुनाव आयोग उस पर क्या करता है, क्या नहीं करता है। सूबे को न्यायाधीश बरोवालिया के रूप में 5 साल बाद नया लोकायुक्त मिल गया है, और अब तक जो पोस्टल बैलेट्स डल रहे हैं वो 13,000 के आसपास, 12,800 के आसपास लोग जो हैं पोस्टल बैलेट्स डाल चुके हैं, और 31 करोड़ की शराब, नकदी और दूसरी ड्रग्स और दूसरी ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें पकड़ी गई हैं जिन पर चुनाव में बैन है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो यही है कि OPS से पहले NPS निशाने पे आ गया है। OPS मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसको लेकर हमको 6 तारीख तक मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके लिए तो मुझे लगता है कि अगली सरकार के बनने का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन क्या बीजेपी भी अब OPS को लेकर कोई वादा करेगी, इसके लिए हमको 6 तारीख को देखना होगा। आज था वैसे बीजेपी का घोषणा पत्र, अब 6 को कर दिया है, 5 को कांग्रेस का। कांग्रेस तो पहले कह चुकी कि हम लोग जो हैं आते ही फर्स्ट कैबिनेट में OPS का फैसला कर देंगे। लेकिन क्या बीजेपी ये फैसला करेगी, वो ये बताएगी 6 तारीख को। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर वो कहते भी कि हम देंगे, तो सवाल तो फिर से यही आएगा कि पहले क्यों आनाकानी करी, पहले क्यों कहा कि संभव नहीं है, अब क्यों कह रहे हैं कि कुछ ना कोई रास्ता निकालेंगे। क्योंकि अब OPS पे वायदा ही हो सकता है। कांग्रेस ये वायदा पहले कर चुकी है, और बीजेपी हो सकता है कि दबाव में आकर करे। दबाव इतना है बीजेपी के ऊपर कि कल NPS के कुछ कर्मचारियों को लेकर बीजेपी ने शिकायत करी है। NPS संघ के कर्मचारियों के कुछ स्क्रीनशॉट जो हैं वो भाजपा चुनाव प्रकोष्ठ के संयोजक सुरेंद्र S धून कुरुक्टा ने मुख्य चुनाव अधिकारी हिमाचल प्रदेश को भेजे हैं, और उसमें कहा है कि नेशनल पेंशन संघ के जो कर्मचारी हैं, और 2 को नामित किया और बाकियों का लगाया है। उनके अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर और मुख्य प्रवक्ता ओम प्रकाश शर्मा जी शिक्षा विभाग में है, इनको बाय नेम नामित करते हुए तमाम बाकी जो इनके पदाधिकारी हैं उनकी भी शिकायत करी है कि ये लोग सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं OPS को मुद्दा बनाकर। तो जाहिर है कि मामला तो गंभीर है। अगर गंभीर है तो इसको पहले ही गंभीरता से सोच लेना चाहिए था, है ना। तारुफ जो है अगर रोग बन जाए तो फिर समस्या हो जाती है। ये छोटी सी समस्या भी कई बार बड़ी हो जाती है, और बीजेपी को अगर लग रहा है कि समस्या बड़ी हुई है तो जाहिर है कि इसमें बीजेपी ने जो लेट लतीफ़ी करी है वही है। लेकिन अब देखना होगा कि 6 तारीख को अपने घोषणा पत्र में वो इस मुद्दे को किस तरह से टच करते हैं। कांग्रेस ने पहले ही क्लियर कर रखा है, आम आदमी पार्टी भी इस मामले पे पहले ही क्लियर कर चुकी है, और कल जो घोषणा पत्र वाम दलों का आया, CPM का आया, उसमें भी ये उन्होंने साफ कहा था कि हम OPS देंगे। CPM के घोषणा पत्र में कुछ और बड़ी दिलचस्प चीज़ें थी जिनको मैं आपकी नज़र करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि
5 बीघा जमीन मुफ्त मिलेगी जो भूमिहीन और गरीब किसान है उनको, और 1,000 करोड़ रुपए का मुआवजा लिया जाएगा रक्षा, जंगलों की रक्षा के बदले। इसको कार्बन क्रेडिट्स भी कह सकते हैं, ग्रीन क्रेडिट्स कह लीजिए, कार्बन क्रेडिट कह लीजिए। नई शिक्षा नीति को रद्द करने के लिए बात करेंगे, और 36,000 न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करवाएंगे हिमाचल प्रदेश में अगर उनकी सरकार आती है। 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, और उन्होंने ये तो कहा ही है कि हम OPS देंगे। तो ये जो है लगातार OPS एक मुद्दा है, ओल्ड पेंशन एक मुद्दा है, और इस मुद्दे को अब चुनावी मुद्दा भी है ये, लेकिन अकेला मुद्दा नहीं है, और भी कई मुद्दे हैं। अधिकांश भर्तियां लटकी रह गई, फिर से समय मांगा गया है अदालतों में कि नहीं थोड़ा समय दीजिए, लेकिन जिनके ऊपर ये दबाव है कि पता नहीं क्या फैसला क्या नहीं, जिन्होंने ये परीक्षाएं दी थी, जिन्होंने परीक्षाएं क्लियर भी कर थी, जो रिजल्ट नहीं आने से अवसाद में है, वो लगातार अवसाद में है, वो परेशान है। कई और भी मामले हैं, ये चुनावी मुद्दे बनते हैं। हिमाचल प्रदेश की यही खासियत है, छोटे से छोटे मुद्दे पर मतदाताओं की पूरी नज़र रहती है और उठाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वरुण मेहरा जी, थैंक यू वेरी मच। ज्ञान शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। कुलदीप कुमार अवस्थी जी, नमस्ते। रवि शर्मा जी, सौरभ लखनपाल जी, RJ सेन जी, संजय चौधरी जी, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग। सीताराम प्रसाद जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।